नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आईपैक पर ईडी के छापे को लेकर बवाल। ममता बनर्जी बनाम केंद्र, मामला हाईकोर्ट पहुंचा। ईडी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज। पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी के बाद केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने आ गई हैं और मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। ईडी ने कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के घर और दफ्तर समेत 10 जगहों पर छापे मारे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंची और ईडी का आरोप है कि उन्होंने फाइलें और एक मोबाइल फोन अपने साथ ले लिया, जिससे जांच में बाधा पड़ी। ईडी ने इस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है। दूसरी ओर बंगाल पुलिस ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ कथित अतिक्रमण और आपराधिक धमकी की एफआईआर दर्ज की है। ममता ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया और अमित शाह पर आरोप लगाए, जबकि बीजेपी ने इसे कानून के शासन पर हमला कहा है। ममता ने शाम करीब 5 बजे जाने से पहले आईपैक के ऑफिस में धरना प्रदर्शन किया। टीएमसी ने शुक्रवार को एक बड़े विरोध मार्च का भी ऐलान किया है। ईडी के छापे पर सीपीएम और कांग्रेस का हमला। सीपीएम और कांग्रेस बोले, ममता बीजेपी का पूर्व नियोजित ड्रामा। दीदी मोदी मिलकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। सीपीएम और कांग्रेस दोनों ने आज बंगाल में हुए पूरे घटनाक्रम को पूर्व नियोजित ड्रामा करार दिया। सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा कि छापेमारी को लेकर नाटक किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई सामने आएगी। अगर आईपैक एक निजी कंपनी है और उस पर छापा पड़ा है, तो मुख्यमंत्री को वहां जाने की क्या जरूरत थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुलिस कमिश्नर के साथ एक निजी संस्था के कार्यालय क्यों गई, जब वहां ईडी की कार्रवाई चल रही थी। किस कानून के तहत वह छापेमारी के दौरान फाइलें बाहर ले जा सकती हैं और ईडी ने उन्हें ऐसा कैसे करने दिया। क्या यह आपसी समझ की राजनीति को नहीं दर्शाता। उन्होंने इसे बंगाल में चल रही 2 ध्रुवीय राजनीति का उदाहरण बताते हुए कहा कि दीदी और मोदी दोनों जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इंदौर में दूषित पानी से 18 मौतें, कांग्रेस का हमला। कांग्रेस बोली, हर घर जल नहीं, हर घर मल योजना। पवन खेड़ा ने की सुप्रीम कोर्ट स्तर जांच की मांग। मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से 18 लोगों की मौत और 40,000 से ज्यादा लोगों के बीमार होने के बाद कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हर घर जल योजना विफल रही और इसे हर घर मल योजना कहा जाना चाहिए। उन्होंने भाजपा सरकार की लापरवाही, अहंकार और उदासीनता को मौतों की मुख्य वजह बताया और सुप्रीम कोर्ट स्तर की स्वतंत्र जांच की मांग की। खेड़ा ने कहा कि जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान के बावजूद साफ पानी उपलब्ध नहीं कराया गया। उन्होंने पुराने एडीबी लोन और अधूरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि तिमाही जांच, मॉनिटरिंग रिपोर्ट और पाइपलाइन सुधार नहीं हुए। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की फोकट के सवाल मत पूछो जैसी टिप्पणी पर भी उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस ने कहा कि अब भाजपा सरकार को दोषियों को सजा देने और जवाबदेह ठहराने की जरूरत है। भारतीयों के लिए बांग्लादेश टूरिस्ट वीजा पर सख्ती, अब सिर्फ गुवाहाटी से मिल रहा वीजा। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में बांग्लादेश टूरिस्ट वीजा सीमित। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई स्थित बांग्लादेश कॉन्सुलेट ने भारतीय नागरिकों को टूरिस्ट वीजा जारी करना सीमित कर दिया है। इससे पहले दिल्ली स्थित दूतावास और अगरतला स्थित सहायक उच्चायुक्त कार्यालय से भी वीजा जारी करना बंद हो गया था। अब केवल गुवाहाटी स्थित सहायक उच्चायुक्त कार्यालय भारतीय नागरिकों को बांग्लादेशी वीजा दे रहा है। कोलकाता स्थित दूतावास के सूत्रों ने पुष्टि की कि पर्यटक वीजा सीमित कर दिए गए हैं, जबकि वाणिज्यिक और अन्य वीजा जारी किए जाते रहेंगे। यह कदम शेख हसीना सरकार के सत्ता से हटाए जाने के बाद बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्रों पर तोड़फोड़ और विरोध प्रदर्शनों के बाद आया। इसके चलते भारत ने कुछ समय के लिए वीजा प्रक्रिया को निलंबित किया था। फिलहाल बांग्लादेशियों के लिए भारतीय पर्यटक वीजा पूरी तरह बंद है, जबकि चिकित्सा वीजा और कुछ आपात जरूरतों के लिए छूट जारी है। दिल्ली दंगा केस, शादाब अहमद को जमानत, 2 लाख के बॉन्ड पर रिहा। उमर खालिद और शर्जील इमाम को नहीं दी गई जमानत। दिल्ली की कोर्ट ने गुरुवार 8 जनवरी को शादाब अहमद को 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों की साजिश मामले में जमानत पर रिहा कर दिया। अदालत ने 2 लाख रुपए के पर्सनल बॉन्ड और 2 स्थानीय जमानतियों का अमाउंट स्वीकार किया। इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दस्तावेजों और जमानतियों के वेरिफिकेशन करने का आदेश दिया था। शादाब ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय सभी जमानत शर्तें पूरी की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 5 जनवरी को 5 आरोपियों को
जमानत देते समय 11 शर्तें लगाई थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट की अनुमति के बिना दिल्ली एनसीआर छोड़ने की मनाही, पासपोर्ट सरेंडर करना और अपने संपर्क विवरण देने का निर्देश शामिल था। आरोपियों को किसी गवाह या मामले से जुड़े व्यक्ति से संपर्क या प्रभावित करने से मना किया गया है। अन्य 4 आरोपियों को पहले ही रिहाई मिल चुकी है, जबकि उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत नहीं दी गई। तमिलनाडु चुनाव से पहले बीजेपी का एआईएडीएमके पर दबाव, 3 मंत्री पद की गारंटी और 56 सीटों की मांग। पार्टी को उम्मीद है कि 15 जनवरी तक एनडीए एकजुट मोर्चा पेश करेगा। बीजेपी ने तमिलनाडु में विधानसभा चुनावों से पहले एआईएडीएमके से सत्ता में हिस्सेदारी की औपचारिक गारंटी मांगी है और जीतने पर कम से कम 3 कैबिनेट पदों की मांग रखी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक यह बैठक बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पादी पलानीस्वामी के बीच हुई। सूत्रों के अनुसार पलानीस्वामी ने तुरंत कोई प्रतिबद्धता नहीं दी और कहा कि इस मुद्दे पर पार्टी के भीतर सलाह मशविरा करना होगा। बीजेपी ने 234 सीटों में से 56 सीटों पर चुनाव लड़ने और अलग अलग एनडीए सहयोगियों में वितरण का प्रस्ताव भी रखा। इसके अलावा बीजेपी ने नाराज गुटों जैसे ओ पन्नीरसेल्वम और टीटीवी दिनाकरन के साथ संपर्क बढ़ाया है। पार्टी को उम्मीद है कि 15 जनवरी तक एनडीए एकजुट मोर्चा पेश करेगा और प्रधानमंत्री मोदी के तमिलनाडु दौरे से पहले सभी सहयोगी साथ होंगे। यह कदम तमिलनाडु की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। कोलकाता में आईपैक के दफ्तर और प्रतीक जैन के घर ईडी की रेड, ममता बनर्जी मौके पर पहुंची। टीएमसी बोली राजनीतिक बदले की कार्रवाई। ईडी ने गुरुवार सुबह राजनीतिक सलाहकार फर्म इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक के कोलकाता में सॉल्ट लेक स्थित ऑफिस और इसके प्रमुख प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी की। आईपैक टीएमसी पार्टी का राजनीतिक अकाउंट संभालती है। छापे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी फौरन मौके पर जा पहुंची। ईडी के सूत्रों ने बताया कि आईपैक के दफ्तर से ईडी टीम ने टीएमसी से जुड़े कागजात जब्त किए थे। ममता ने उन कागजात को ईडी से ले लिया और अपनी गाड़ी में ले गईं, लेकिन इस तथ्य की पुष्टि बाकी है। टीएमसी ने इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है। ये छापेमारी ऐसे समय में हुई है जब राज्य में कुछ महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आईपैक की स्थापना चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने 2014 लोकसभा चुनाव से पहले की थी। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद यह फर्म टीएमसी और बंगाल सरकार के साथ काम कर रही है। आईपैक ने 2021 विधानसभा चुनावों में टीएमसी की सत्ता में वापसी और 2024 लोकसभा चुनावों में पार्टी की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आईपैक रेड पर ममता का आरोप, ईडी गृह मंत्री के इशारे पर काम कर रही, पार्टी की रणनीति चुराने आए थे ममता बनर्जी। बीजेपी का पलटवार, शुवेंदु अधिकारी ने ममता पर लगाया हस्तक्षेप का आरोप। आईपैक पर पड़े छापे को लेकर पत्रकारों से बात करते हुए ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि यह छापेमारी राजनीतिक रूप से प्रेरित थी। उन्होंने कहा कि यह सब गृह मंत्री के इशारे पर हो रहा है। मेरी पार्टी के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। ईडी के छापे का मकसद मेरी पार्टी की आंतरिक राजनीतिक सामग्री तक पहुंच हासिल करना था। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि ईडी उम्मीदवारों की सूची, पार्टी की रणनीति, योजनाएं और गोपनीय दस्तावेज लेने के लिए हमारे कार्यालय आई। इस कदम की वैधता पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी ने पूछा कि क्या राजनीतिक सामग्री जब्त करना ईडी का अधिकार क्षेत्र है। उन्होंने कहा कि क्या उम्मीदवारों की सूची, पार्टी की रणनीति और पार्टी की योजनाओं को इकट्ठा करना ईडी और गृह मंत्री का कर्तव्य है। तुलना करते हुए ममता ने आगे कहा कि अगर मुझे भाजपा के दस्तावेज मिल जाएं तो क्या नतीजा होगा, बीजेपी दफ्तर पर पुलिस छापे पड़ जाएं तो क्या होगा। उन्होंने बताया कि छापेमारी की जानकारी मिलते ही उन्होंने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया। वहीं भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर केंद्रीय एजेंसियों के कामकाज में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी संविधान का उल्लंघन कर रही हैं। प्रधानमंत्री अपने गृह मंत्री को कंट्रोल करें, ममता बनर्जी का मोदी पर हमला, वे बंगाल को लूट रहे हैं, ममता का तीखा प्रहार। ममता बोली बीजेपी 0 सीटों पर सिमटेगी। ममता बनर्जी ने आगे केंद्र और सत्ताधारी बीजेपी पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने गृह मंत्री को कंट्रोल करने को कहा है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी ने कहा कि लूट करते हैं, झूठ बोलते हैं, वे हमारे कागजात, हमारी रणनीति और यहाँ तक कि हमारे वोटर्स को भी लूटते हैं और फिर वे झूठ बोलते हैं। वे पश्चिम बंगाल को लूट रहे हैं। आपका भविष्य क्या होगा? आप 0 सीटों पर सिमट जाएंगे और आपके पास जितनी भी सीटें हैं वे भी खो देंगे। मुझे माफ करना, लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपको अपने गृह मंत्री को कंट्रोल करना चाहिए।
रूस से तेल और यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर 500% टैरिफ की तैयारी। भारत, चीन और ब्राजील पर पड़ेगा असर। ट्रंप ने रूस प्रतिबंध बिल को दी मंजूरी। अमेरिका में सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 नामक द्विदलीय बिल तैयार किया गया है। इसमें रूस से यूरेनियम और पेट्रोलियम का कारोबार करने वाले देशों पर 500% तक के टैरिफ लगाने की तैयारी है। इस लिस्ट में भारत के अलावा चीन भी है। अमेरिका इसे रूस यूक्रेन युद्ध रुकवाने के उपाय के रूप में बता रहा है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने बुधवार को ट्रंप के साथ बैठक के बाद एक्स पर पोस्ट कर बताया कि राष्ट्रपति ने इस प्रतिबंध बिल को हरी झंडी दिखा दी है। ग्राहम ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विभिन्न मुद्दों पर बहुत अच्छी बैठक के बाद उन्होंने महीनों से तैयार हो रहे द्विदलीय रूस प्रतिबंध बिल को मंजूरी दे दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले हफ्ते से ही इस पर मजबूत द्विदलीय मतदान हो सकता है। ग्राहम ने आगे कहा कि यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप को उन देशों को सजा देने की पावर देगा जो सस्ता रूसी तेल खरीदकर पुतिन की युद्ध मशीन को ईंधन दे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों का जिक्र करते हुए कहा कि यह विधेयक इन देशों पर भारी दबाव डालेगा ताकि वे रूसी तेल खरीदना बंद करें, जो पुतिन के यूक्रेन के खिलाफ खूनी हमले को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। ट्रंप की शर्त, वेनेजुएला तेल डील की पूरी रकम से सिर्फ अमेरिकी सामान ही खरीदेगा। तेल समझौते पर ट्रंप का बड़ा ऐलान। वेनेजुएला बनेगा अमेरिका का मुख्य ट्रेड पार्टनर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला नई तेल डील से मिलने वाली पूरी रकम से केवल अमेरिका में बने सामान ही खरीदेगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि इन खरीदों में अमेरिकी कृषि उत्पाद, दवाइयां, मेडिकल उपकरण और वेनेजुएला के बिजली ग्रिड व ऊर्जा केंद्रों को सुधारने वाली मशीनें शामिल होंगी। उन्होंने कहा कि इससे वेनेजुएला अमेरिका को अपना मुख्य व्यापारिक साझेदार बनाएगा, जो दोनों देशों के लोगों के लिए फायदेमंद होगा। इससे पहले अमेरिका ने शनिवार को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को काराकास से पकड़ लिया था। इसके बाद देश की उपराष्ट्रपति रही डेल्सी रोड्रिगेज को वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश, टीपूदास की लिंचिंग का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। ईश निंदा के आरोप में की गई थी हिंदू वर्कर की हत्या। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बढ़ी। बांग्लादेश पुलिस ने ईश निंदा के आरोप में हिंदू गारमेंट वर्कर दीपूदास की लिंचिंग के मुख्य आरोपी यासीन अराफात को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अराफात ने हमले की साजिश रची, लोगों को उकसाया और खुद भी भीड़ का नेतृत्व किया। गौरतलब है कि 18 दिसंबर को मेमनसिंह जिले में 27 साल के दीपूदास को फैक्ट्री से जबरन निकालकर भीड़ के हवाले कर दिया गया था, जहां उसे पीट कर मार डाला गया, पेड़ से लटकाया गया और शव को जला दिया गया। इस मामले में अब तक 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। घटना के बाद अराफात फरार हो गया था, जिसे अब पकड़ लिया गया है। दीपूदास की हत्या के बाद देश में कई और हिंदू नागरिकों की हत्या की घटनाएं सामने आईं, जिससे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बढ़ गई है। अंबरनाथ मेयर चुनाव, 12 कांग्रेस पार्षदों ने बीजेपी का दामन थामा। कांग्रेस ने कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी। बीजेपी और एनसीपी के साथ गठबंधन में 12 कांग्रेस पार्षद शामिल। महाराष्ट्र के अंबरनाथ नगर पालिका परिषद के मेयर चुनाव में 12 कांग्रेस पार्षदों ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस ने इस कदम को अवैध और असंवैधानिक बताया है और इन पार्षदों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने कहा कि चुनाव चिन्ह पर चुने गए नगर सेवक किसी दूसरी पार्टी में शामिल होकर अनैतिक व्यवहार कर रहे हैं और जल्द ही सभी को कानूनी नोटिस भेजा जाएगा। इस घटना से राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी झटका लगा, क्योंकि स्थानीय चुनाव में अधिकांश सीटें जीतने के बावजूद उसका मेयर नहीं बन पाया। मेयर पद के लिए बीजेपी, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर अंबरनाथ विकास अघाड़ी का गठन किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने भी इस मामले में संबंधित पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की पुष्टि की। यह घटना स्थानीय राजनीतिक समीकरणों और गठबंधन राजनीति में बदलाव को दर्शाती है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.